एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है ना, इसमें से भी जो है एक्टिविटी बेस्ड है, एक इसमें से आता है, दूसरा जो है नेक्स्ट कल एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, तो उसमें भी यूजुअली जो है वो एक क्वेश्चन उसमें से आता है। तो ये देखें एक्टिविटी जो है ना, इसमें से भी जो है वो, अब देखें ये बेसिकली जो है एक टेक्निक्स है कि जिसके थ्रू जो है ना एक्टिविटी ABC से कहते हैं, ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम, कि जस्ट लाइक जो है हम जब कॉस्टिंग करते हैं जब, तो उसको एक्टिविटी बेस्ड जो है उस हिसाब से जो है कौन सी एक्टिविटी जो है उसके चार जो है मेथड है, उसमें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें से जो है वो एक न्यूमेरिकल आ जाता है। यूजुअली क्या है कि ये जो है ये एक टेक्निक्स है, यानी कि कॉस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स विच इज कॉल्ड एज ABC सिस्टम। यानी कि इसमें क्या है कि जो भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑब्जेक्टिव्स के क्या है कि द स्टडी ऑफ द यूनिट कंसर्निंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वुड अपग्रेड द नॉलेज ऑफ द रीडर्स टू एक्सटेंड ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट। इसमें जो है ये अंडरस्टैंडिंग है कि हम जो, क्योंकि बाद दफ़ा ये होता है कि बैच प्रोसेसिंग हो रही थी, आप देखते हैं एक होता है असेंबली लाइन, आगे हम डिस्कस करते हैं। असेंबली लाइन होता है कि एक प्रोसेस के थ्रू जो है दूसरा एक प्रोसेस जो स्टार्ट होता है, उसके बाद दूसरा खत्म होकर अगला स्टार्ट होता है, तो वो होता है असेंबली लाइन। इस तरह से बाद दफ़ा बैच प्रोसेसिंग हो रही थी, एक वक्त में कई चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। तो इस तरह से हम कॉस्टिंग करते हैं, ये डिफरेंट मेथड उसके लिए यूज़ करते हैं। तो अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू कॉस्टिंग सिस्टम ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज एंड ट्रेडिशनल और एक्टिविटी बेस्ड। एक ट्रेडिशनल जो है ओवरऑल हम उसकी बात करेंगे, ओवरऑल जैसे हम देखते हैं ओवरऑल हमारी जैसे हमने डिस्कस किया था बिहेवियरल कॉस्ट जो है वो डिस्कस किया था कि उसमें फिक्स कॉस्ट क्या है, उसके बाद फिक्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वो ओवरऑल है। इस तरह से हम ट्रेडिशनल में, और बाद दफ़ा कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल कॉस्टिंग जो है वो विद एग्जांपल्स और ABC सिस्टम में क्या फ़र्क है, माइनर सा ना शॉर्ट क्वेश्चन में। डिफाइन द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है। आइडेंटिफाई द सर्कमस्टेंसेस इन विच एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग प्रोवाइड मोर क्रेडिबल रिजल्ट दैट द ट्रेडिशनल प्रोडक्ट कॉस्टिंग सिस्टम। आइडेंटिफाई कॉमन कॉस्ट pools of multiple overheads costs incurred during execution of job, कि इसमें हमने जो मोस्ट कॉमन पूल्स कौन से है, मल्टीपल ओवरहेड कौन कौन से है इसके अंदर, और उसको किस तरह से हम जो है डील करते हैं। डिटरमिन एक्टिविटी मेजर्स फॉर एलोकेशन ऑफ कॉमन कॉस्ट वर्सेस वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, कि जब हम एक्टिविटी बेस पे ऊपर जो है किस तरह से कॉमन कॉस्ट और वेरियस जो है डिपार्टमेंट्स को अप्लाई करते हैं। कंप्यूट एक्टिविटी रेट्स फॉर चार्जिंग द कॉस्ट ऑफ रेलेवेंट एक्टिविटीज एंड प्रोडक्ट्स फॉर accurate costing based on resource utilization by the concerned production unit, कि किस तरह से एक्टिविटी बेस्ड जो रेट चार्ज करते हैं, किस तरह से उसको हम जो पे करते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट। आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट लाइन डिसीजन, कि इसमें जो है प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है, और आपको पता है कि जब प्रोडक्ट की प्राइसिंग का डिटरमिन होती है, उसमें जो है सबसे अहम रोल जो है वो कॉस्टिंग का होता है। कॉस्टिंग जो है जैसे वो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट जो मल्टीनेशनल फर्म्स हैं, बड़ी फर्म्स हैं, वो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट अलग से होता है जो कि प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं, कि हमें जो है जब एक ऑर्डर प्लेस होता है तो सबसे पहले जो है वो कॉस्टिंग वाले उसकी कॉस्टिंग करते हैं कि पर पीस हमें कितने में तैयार होगा, उसके अंदर लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, सारी कॉस्ट डाल के वो इसको कहते हैं। फर्ज करें कि गारमेंट्स हैं, जैसे MTM है पाकिस्तान में फैसलाबाद में, तो वो उनकी जो है USA में उनकी जो है वो गारमेंट्स जो है JC पेनी को वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो जब उनका कोई ट्राउजर का, टी-शर्ट का जब उनका ऑर्डर आता है, तो वो फिर उसको पहले सबसे पहले सैंपल भिजवाते हैं। सैंपल भिजवा के फिर वो जो फर्म है वो सैंपल बना के उनको भिजवाती है, कि उसमें फैब्रिक जो उनका सैंपल होता है उसके मुताबिक गारमेंट्स को तैयार करके भिजवाते हैं। फिर उसकी अप्रूवल आती है, फिर वो कहते हैं कि आप बताएं, जैसे वो पाकिस्तान से परचेज कर रहे हैं, इंडिया से, श्रीलंका से, डिफरेंट कंट्री से, उनके पास जो है वो भिजवा देते हैं कि ये हमें कितने में आप देंगे। तो फिर वो हर कंट्री जो है अपनी कॉस्टिंग करता है कि हमें ये पर पीस, उसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है वो, उसमें लेबर मटेरियल जो भी है तमाम चार्जेस डाल के वो कहते हैं कितने में पड़ेगा, उसको उसमें फिर प्रॉफिट ऐड करके ना आगे फिर वो आगे उनको देते हैं। तो अब आपको पता ओपन ट्रेड है, इसमें कोटा सिस्टम नहीं है, तो जिसकी क्वालिटी बेहतर हो और उसकी प्राइस कम हो, इंटरनेशनल जो है उनको फिर जो है वो ऑर्डर प्लेस करते हैं। इस तरह स्पेसिफाई द वेज इन विच एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट कैन अचीव इंप्रूवमेंट्स इन द इनर, किस तरह से जो है ना एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट जो है उससे जो है इंप्रूवमेंट जो है अचीव होती है। अब देखें सबसे ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम क्या है, उसमें इसकी कुछ लिमिटेशंस है। आपको पता है इसके अंदर जो है ओवरऑल जो है हम देखते हैं कि हमारी जो कॉस्ट क्या है। द प्रोडक्ट कॉस्ट कंटेन 3 कॉस्ट एलिमेंट्स कंप्राइजिंग डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि जिसमें हमने देखा था जब हमने इसकी टाइप्स को डिस्कस किया था,
तो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि जब हम इनकी बात करते हैं तो डायरेक्ट लेबर आपको पता है कि जो डायरेक्ट जो है ना उसको प्रोड्यूस करने में एक्सपेंस आता है, जिसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सके कि अगर फर्ज करें 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, उसमें जो है 5 लाख जो है वो एक्सपेंस आया, तो वो उसके डायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट लेबर क्या है कि जिन जिन लोगों ने इसको प्रोड्यूस किया उसकी जो सैलरी है या डेली वेजेस पे है, डायरेक्ट हम करें कि इन लोगों ने इसको प्रोड्यूस किया, इसकी इतना हमने पे किया। और फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या है कि इसके अलावा जो बाकी एक्सपेंस होते हैं इनडायरेक्ट, उसको हम कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो इस तरह से जो है इसके अंदर ये है कि हम जस्ट जो है इसमें हम आइडेंटिफिकेशन जो है प्रोड्यूसिंग अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैन कन्वीनियंटली बी ट्रेस्ड बिकॉज मटेरियल एक्विजिशन कैन बी कंसल्टेड फॉर चार्जिंग दिस कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट। इसमें ये इसमें ट्रेडिशनल में ये है कि हम जो है ये मेन इसके जो है 3 हेड्स हैं। 3 हेड कौन से हैं? ये इसके अंडर हम जो है कॉस्टिंग करते हैं। हमें जो है वो जस्ट बाकी जो है अदर जो है इसकी एक्टिविटी बेस पे हमें ये नहीं होता कि इस एक्टिविटी पे कितना हमारा एक्सपेंस हो रहा है। तो ये था हमारा ट्रेडिशनल। इसमें हम जो है इसको जरा अब देखें, ये हमारा जो मेन है एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। क्या एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट इज अ बिजनेस प्रोसेस मॉडल दैट फोकसेस ऑन कंट्रोलिंग प्रोडक्शन ऑन परफॉर्मेंस एक्टिविटी टू इम्प्रूव कस्टमर वैल्यूज एंड इनहांस बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी। अब देखेंगे कि ये जो है एक्टिविटी ABC एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो प्रोसेस है, वो बिजनेस प्रोसेस मॉडल है जिसमें हम फोकस करते हैं कंट्रोलिंग प्रोडक्शन और परफॉर्मेंस एक्टिविटी के कंट्रोलिंग उसकी जो प्रोडक्शन है, परफॉर्मेंस एक्टिविटी है, उसको इम्प्रूव कस्टमर वैल्यूज एनहांस बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी। आपको पता है कि तमाम जो जितनी भी एक्टिविटी बिजनेस के जो है जितनी भी एक्टिविटीज है उसमें जो है प्रॉफिटेबिलिटी इज द मेन थिंग। तो तमाम ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक पर्पस ये होता है कि प्रॉफिट को अर्न करना, यानी कि उसमें जो है आपको पता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, यानी कि जो रेवेन्यू जो है आफ्टर सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टू द अल्टीमेट कस्टमर, उसमें जो अमाउंट आती है वो उसका क्या होता है रेवेन्यू। उसमें से अगर जो इसमें कॉस्ट है उसको निकाल दे तो उसके बाद अल्टीमेटली जो है उसका बाकी जो है वो प्रॉफिट होता है। तो अल्टीमेटली जो है वो तमाम बिजनेस का पर्पस जो होता है कि उसको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और इस तरह से मैनेज करना कि उसकी कॉस्ट जो है वो कम से कम। कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट वो अमाउंट होता है जो एक्सपेंस होती है जब गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, उसमें जो एक्सपेंस आता है वो उसकी जो है वो उसकी कॉस्ट होती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि सबसे अहम ये होता है कि जो हमारी जो कॉस्ट है, कॉस्ट को हम किस ऐसे अल्टीमेटली जैसे ही हम कॉस्ट कम करते हैं तो अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। फिर आप ये भी देखें कि जो बड़ी फर्म्स है, मल्टीनेशनल है, बड़ी फर्म्स हैं, उनकी जो है ये भी है कि समटाइम आप देखते हैं कि एक सेम प्रोडक्ट है, 2 फर्म्स ऑफर कर रही हैं एक ही प्राइस में, थोड़ा सा एक ही प्राइस ज्यादा है, एक ही प्राइस कम है। इस वजह से होती है कि जो बड़ी फर्म्स हैं वो उनको जो है कंसेशन कुछ डिस्काउंट्स मिलता है। मीन के जब वो इन बल्क जब क्वांटिटी को परचेज करती है ना इन बल्क, तो उससे क्या होता है कि उनको जो है कंसेशन जो है डिस्काउंट होती है, उससे अल्टीमेटली जो है ओवरऑल उनकी जो है प्राइस जो है वो पहले उनकी कम जो है वो कॉस्ट पे वो प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे आप देखते हैं कि कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं, जैसे अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर जो है कुछ छोटी फर्म्स ऐसी हैं कि जो जस्ट जो है फॉर एग्जांपल एक फर्म है वो यान यानी कि कॉटन से यान यानी कि वो धागा वो यान बना रहे होते हैं, जस्ट वो उसको सेल आउट कर देते हैं। फिर कुछ फर्म ऐसी हैं वो यान को लेके यानी कि वो जो धागा होता है उसको फिर फैब्रिक बना के उसको सेल कर देते हैं। फिर आगे एक फर्म ऐसी है कि उसको फिर वो फैब्रिक को ब्लीच और डाई करके आगे फिर उसको सेल करते हैं। फिर कुछ फर्म ऐसी हैं कि वो डाई जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में फैब्रिक को लेके उसको कटिंग करके गारमेंट्स बना के सेल करती हैं। और कुछ फर्म्स ऐसी हैं कि वो जैसे मैं आपको मिसाल दूंगा एमटीएम की, वहाँ पे मसूद टेक्सटाइल मिल फैसलाबाद में है। उनका इतना बड़ा सेटअप है कि जब कॉटन आती है तो वो रॉ मटेरियल जो है कॉटन को परचेज करते हैं रॉ मटेरियल, और वो कॉटन के अंदर जो है खुद ही उनकी मशीन अंदर जो है वो कॉटन को मशीन्स लगी हुई है, उसको साफ करके उससे जो है वो धागा बनाया जाता है। धागा बना के वो कोन की फॉर्म में जो है उसका जो यान बनाया जाता है उसको यान कहते हैं। यान बना के उसके बाद अल्टीमेटली वहाँ पे जो है फैब्रिक बनता है, उनकी निटिंग मशीन्स हैं, फैब्रिक बनता है। फैब्रिक जो है डाई ब्लीच का नेक्स्ट यूनिट उनका नेक्स्ट वो है। उसके बाद फिर कटिंग, डाइंग, ब्लीच पर कटिंग, यानी कि सारा A to Z जो है पैकिंग तक जो है उनका पूरा है। तो अल्टीमेटली क्या है कि उनको ये चीज़ें जो है वो बड़ी फर्म है, उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो उनको अल्टीमेटली जो है प्राइस जो है कंसेशन मिल जाती है। मीन कि उनको जो है कम लागत में उनकी जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है। अब जैसा कि आप देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो कंपटीशन है, अब कोटा सिस्टम नहीं है। पहले ये आपको पता आइडिया होगा कि जो कोटा सिस्टम था
उसमें ये था कि जब जैसे अमेरिका, कनाडा, यूके जब वो ट्रेड करते थे एशियन कंट्री से, बाकी कंट्री से, उसमें कोटा था कि अगर उसने 100 प्रोडक्ट लेनी है तो इंडिया से इतनी लेंगे, पाकिस्तान से इतनी लेंगे, तो वो मखसूस कोटा था। लेकिन अब कोटा सिस्टम नहीं है, अब ओपन ट्रेड है। अब जो जो कंट्री उनको कम प्राइस पे और हाई क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो उनसे जो है वो इनको जो है वो गुड्स को वो परचेज कर रहे हैं। हाँ जी, जो इंटरलूप है, हाँ जी, इंटरलूप जो है वो भी फैसलाबाद में है। तो इंटरलूप बेसिकली ये सॉक्स को ना, यानी कि मेल फीमेल और बच्चों की जो है वो, ये जस्ट जो है इंटरलूप भी बड़ी अच्छी फर्म्स है। ये ओनली जो है ये सॉक्स को डील करते हैं, यानी कि इनका भी बहुत अच्छा बिजनेस है। यानी कि जो है इनकी भी जो है जो स्टैंडर्ड है मल्टीनेशनल फर्म जैसा है, यानी कि बड़ा अच्छा है इनका पिक एंड ड्रॉप, यानी कि बहुत अच्छा इनका जो सेटअप है। तो ये भी बड़ी अच्छी फर्म्स है। ये क्योंकि ये गारमेंट्स को नहीं डील करती, बल्कि ये सॉक्स को डील करती है। ये हाँ बिल्कुल जस्ट ये जो है एक्सपोर्ट करती हैं। इनका लोकल नहीं, लोकल इनकी प्रोडक्शन नहीं है। जस्ट जितनी भी होती है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी, यानी कि स्पोर्ट्स के रेलिवेंट भी सॉक्स होती हैं। उसके बाद बाकी मेल फीमेल बच्चों की जो है वो सॉक्स को डील करती। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फिर आगे देखें इसके अल्टरनेट जो है ना एबीसी, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। इसमें भी इंशाल्लाह एक जो है वो अल्टीमेटली आप इसको करें कि कल जो एक डिस्कस करेंगे लास्ट, उसमें भी उसके अलावा आप ये देखें कि चलिए ये आप देखें जरा कि ये एक्टिविटी बेस्ड सिस्टम इज अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम विच फोकस ऑन दी एक्टिविटी एंड accumulates overhead cost on the basis of their nature। यानी इसमें हमने उनकी जो उसकी नेचर के मुताबिक हमने उसको जो है वो कॉस्ट को चार्ज करना होता है। ओवरहेड कॉस्ट pools can then linked with the activity measure drivers to compute the activity rates। इसमें क्या है कि हमने जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, एक्टिविटी बेस के ऊपर जो है हमने जो है वो कॉस्ट को चार्ज करना होता है। The activity rate for each type of overheads then can be used as basic overhead rates for determining the share of overhead cost of each activity for each product। यानी ये देखें जरा कि बैच समटाइम होता है कि कुछ प्रोडक्शन बैच की फॉर्म में हो रही है। बैच कहते हैं ज्यादा नंबर, यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में ना। बैच लॉट वॉल्यूम प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ ईच रिसोर्सेज। बैच वाइज जो है करते हैं, कॉन्ट्रेरी टू द ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। उसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल में हम बैच को कंसिडर नहीं करते, बल्कि हम जो है उसकी डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट मटेरियल है और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट को शामिल करते हैं। तो इस वजह से जो है इसमें हमें क्लियर कट जो है वो पिक्चर सामने आती है कि कितनी कॉस्ट हम बियर कर रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पे हम कितनी जो है कॉस्ट को बियर कर रहे हैं, किस तरह से हम जो है वो अपनी कॉस्ट कम कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि कॉस्ट को जैसे जैसे हम जो है अगर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज का करते हैं, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, तो अल्टीमेटली हमारी कॉस्ट कम होती जाती है। तो जैसे आप देखेंगे, जैसे आप देखें कि समटाइम ऐसे होता है कि अगर आप शूज की बात करें या क्लॉथ की बात करें, तो जब ये बन रहे होते हैं समटाइम इसमें जो है वेस्ट बड़ी हो रही होती है ना। समटाइम ऐसे होता है कि देखें अगर रोबोटिक है ना, जैसे आप देखें जो मल्टीनेशनल फर्म है, जैसे आप देखते हैं जैसे जो टोयोटा मोटर्स, यहाँ पे रोबोटिक्स सिस्टम है, तो वहां पे अल्टीमेटली जो है वेरिएशन बहुत कम होता है, स्क्रैप बहुत कम होती है। कभी आप देखें कि जो मल्टीनेशनल फर्म है जो गाड़ियां बना रही होती है, वहां पे रोबोटिक्स काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसके अंदर पहले से प्रोग्रामिंग है और उसमें जो है वो एज पर प्रोग्राम काम होता है। उसमें जो हैंडमेड यानी चीजें होती हैं जो हाथ से जिसमें ज्यादा काम किया जाता है, तो अल्टीमेटली जो उसमें वेरिएशन आता है। समटाइम ऐसे होता है कि हमारी जो है जैसे शूज बन रहे होते हैं, इसमें जो है जब उसमें कोई फॉल्ट आ गया, उसको स्टिच करते हुए फॉल्ट आ गया, तो अल्टीमेटली जो है वो अगर वो एक शूज जो है 5000 का है, तो जब वो स्क्रैप में आता है तो 1000 का वो रह जाता है। अल्टीमेटली क्या होता है कि वो उनकी प्राइस, वो जब वेस्ट बढ़ती है तो अल्टीमेटली जो है कॉस्ट बढ़ती है। तो अगर हम उनकी जो है कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, तो हम उसकी एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज का प्रॉपर हो, तो उससे भी हमारी जो है कॉस्ट पहले से कम हो जाती है। तो अल्टीमेटली डिफरेंट फर्म जो है, अब कॉस्ट मैनेजमेंट यही है। जैसे आप कहते हैं ना कॉस्ट अकाउंटिंग, आपने बीकॉम लेवल पे देखा होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो जब करते हैं तो अल्टीमेटली हमारा मकसद है कॉस्ट को मुकम्मल तौर पे अंडरस्टैंड करना और उसके अकाउंटिंग के देखना कि कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, किस तरह से हम कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं। जब अल्टीमेटली हम कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं तो हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। जितनी हमारी कॉस्ट जो है कम होगी, उतना ही हमारा जो है प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पे अच्छा आप देखें कि इसमें जो है ना जो कॉस्ट एक्टिविटीज है उसके लिए हम ये स्टेप्स, इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ये देखें यहाँ पे एक्टिविटी आइडेंटिफिकेशन। अब देखें स्टेप 1, देखें कि
स्टेप 1 में ये है कि एक्टिविटी आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन के सबसे पहले जो है जो हमारी एबीसी जो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है सिस्टम हैज मैनीफोल्ड बेनिफिट्स टू द मैनेजमेंट इंक्लूडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉस्टिंग ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट मोर एक्यूरेटली एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम, क्योंकि इसमें जो है हमारे रिजल्ट एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल जो है ज़्यादा इफेक्टिव आते हैं। मीन हमें ज़्यादा इन डेप्थ इन डिटेल पता चलता है कि हमारी कॉस्ट किस एक्टिविटी में कितनी कॉस्ट हमारी बेयर हो रही है और कितनी इसको किस तरह से हम जो है उस कॉस्ट को कम कर सकते हैं। द डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स एंड मिनट स्टडी ऑफ फंक्शन परफॉर्मेंस एंड नेचर ऑफ द कॉस्ट ड्राइवर्स एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन कि हम इसमें हम एक्टिविटी आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन, इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है और साथ ही इसकी क्लासिफिकेशन हो जाती है कि किस में हम जो है वो अपनी कॉस्ट को जो है वो मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं और किस तरह से कहाँ पे हमारी जो है वो कॉस्ट जो है वो ज़्यादा बियर हो रही है, किस एक्टिविटी पे हम कितनी कॉस्ट हो रही है। तो इस तरह से जो है ये हमारा एक बेहतरीन जो है बड़ा एफिशिएंट टूल है इसको असेस करने के लिए। अच्छा, अब ज़रा देखें कि इसमें जो है एक्टिविटी कॉस्ट जो है पोल जो है उस एक्टिविटी मेजर ड्राइवर्स, इसमें देखें मटेरियल हैंडलिंग है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, प्रोडक्ट डिज़ाइन है, कस्टमर ऑर्डर्स है, कस्टमर रिलेशंस है, क्वालिटी एश्योरेंस और ऑर्डर साइज है। तो इसमें देखें कि नंबर ऑफ मटेरियल जो है मूवमेंट्स हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्टिविटी मेजर्स किस तरह से हम जो है मटेरियल हैंडलिंग के लिए हैंडलिंग जो है मटेरियल हैंडलिंग जो है जब हम उनको रखते हैं, जब फॉर एग्जांपल जब इन्वेंट्री जो है रिसीव करते हैं तो उसको वेयर हाउस में किस तरह से रखते हैं, वहाँ पे जो है हैंडलिंग का डिफरेंट वे से हम उसको जो है, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि डिफरेंट मेथड होता है इन्वेंट्री को मैनेज करने का, LIFO, FIFO और एवरेज मेथड, नंबर ऑफ मटेरियल इन्वॉल्वमेंट्स। उसके बाद प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट क्या, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इश्यूज, इसमें क्या है कॉस्ट ऑफ मटेरियल इश्यूज कितना उसकी कॉस्ट है, जितना मटेरियल इशू हुआ। प्रोडक्ट डिजाइन, नंबर ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन, कितने जो है प्रोडक्ट के जो है उसको डिजाइन किया। कस्टमर ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हमने जो है ऑर्डर उसके जो है वो कस्टमर को ऑर्डर जो है रिसीव किए। कस्टमर रिलेशंस, नंबर ऑफ एक्टिव कस्टमर्स, हमारे कस्टमर एक्टिव्स कौन से है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है की कस्टमर। की कस्टमर क्या है कंसेप्ट है आपको, की कस्टमर, हाँ जी ये बताएं जी की कस्टमर क्या होता है, जिसको है आइडिया। हाँ जी ये देखें ना, की कस्टमर होता है कि ऐसा कस्टमर, फॉर एग्जाम्पल देखें कि एक फर्म है उससे जो है तमाम जो कस्टमर जो है उनसे जो गुड्स परचेज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वीकली जो है ना, फर्ज करें कि एक कस्टमर वीकली जो है 100 गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक वीकली 200 कर रहे हैं, एक 50 है, एक 300 है, और एक कस्टमर ऐसा है कि वो वीकली जो है 2000 गुड्स को प्रोड्यूस उनसे परचेज कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये की कस्टमर है कि जिसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है। मीन के देखें कि कुछ देखें जैसे कि एक कस्टमर है उनसे जो है 100 परचेज कर रहा है, एक 50 है वीकली, एक जो है 200 है। तो एक कस्टमर ऐसा है वो उनसे वीकली जो है 200 गुड्स को प्रोड्यूस करता है, तो उसका वेटेज देख लें कि तकरीबन जो है वो 10-12 कस्टमर से जो है उसके बराबर है, उसे हम कहते हैं की कस्टमर। तो समटाइम ऐसा भी होता है कि कंपनी जो है कि अगर वो 2000 गुड्स एक वीक में परचेज कर रहा है तो उससे उसके अगेन जो है कोई 10-12 लोग 15 लोग जो है उसके कस्टमर उसको परचेज कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या है कि उसका वेटेज बहुत ज्यादा है। इस कस्टमर को हम कहते हैं की कस्टमर। की कस्टमर को समटाइम हम स्पेशली क्रिएट करते हैं, डील करते हैं, सॉरी, उनको स्पेशली डील करते हैं। बाज़ दफ़ा उनको डिस्काउंट दिया जाता है, बाज़ दफ़ा जो है अगर समटाइम ये होता है कि वो कहते हैं पेमेंट जो है, जैसे अगर कंपनी की पॉलिसी है कि आपने पेमेंट जो है 1 महीने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर करनी है, तो अगर वो रिक्वेस्ट करता है कि मैं इस मंथ आपको जो है वो 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा, तो फिर इस तरह से जो है हम स्पेशली जो है ना एज अ की कस्टमर को हायर अथॉरिटी ने अप्रूवल दी होती है कि उसको हम अदरवाइज जो है ना जो कंपनी की पॉलिसी होती है वो कंपनी की पॉलिसीज को सब लोग फॉलो करते हैं, लेकिन जो की कस्टमर होते हैं उनको जो है फिर रिलैक्सेशन दी जा सकती है कि आप जो है पेमेंट में या उनको जो है रिलैक्सेशन दी जाती है, ताकि क्योंकि उनकी वो इन बल्क क्वांटिटी को परचेज कर रहे होते हैं। चलें जी अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा जी इसमें ये सारी है, हाँ जी अब देखें जी लेवल, ये इसको ज्यादा भी अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है कि लेवल्स ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट एंड drivers as described in the paragraph. This one installation of an activity based costing system requires identification of various activity cost pool and activity measurement for allocation of common overhead cost over the department unit. अब ये है यूनिट लॉट्स बैचेस एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ये इसको हमने वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इसमें जो है हम यूनिट वाइज यूनिट यानी कि सिंगल यूनिट
बाज़ दफ़ा आपको पता है कि डिफरेंट प्रोडक्शन जो है डिफरेंट तरीके से हो रही होती है। बाज़ दफ़ा उसे हम कहते हैं असेंबली लाइन में है, यूनिट में है, बैचेज़ में है। तो ये सबको हमने वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे कि ये कि यूनिट लेवल कॉस्टिंग। अब देखें ये जो है ना सबसे पहला जो सबसे अहम है, यूनिट लेवल कॉस्ट जो है, द यूनिट लेवल एक्टिविटीज कॉस्ट एंड ड्राइवर्स टेंड टू फ्लक्चुएट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द चेंज इन द एक्टिविटी लेवल। कि इसमें क्या है कि यूनिट लेवल एक्टिविटी जो है उसमें ड्राइवर्स जो है टेंड टू फ्लक्ट, वो जो है प्रोपोर्शन को जो है वो एक्टिविटी को चेंज करते हैं। Therefore, the unit level indicates that when greater number of units are to be produced, the machine will operate and greater time and the power consumption will naturally increase. तो ये हमारा क्या है, हमारा जो पहला लेवल है यूनिट लेवल कॉस्टिंग। इसमें जब हम टोटली जो है यूनिट लेवल पे प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें उसकी पावर्स और उसकी कंजम्पशन वो नेचुरली जो है इंक्रीज कर। सिमिलरली इंस्पेक्शन ऑफ ई यूनिट इज टू बी परफॉर्म्ड। अब देखें कभी आपने देखा होगा एक होता है क्वालिटी कंट्रोल, एक है क्वालिटी एश्योरेंस। इसका क्वालिटी कंट्रोल देखिए, क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं ड्यूरिंग दी प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन हो रही होती है तो उसके अंदर जो हम इनिशिएटिव लेते हैं ड्यूरिंग दी प्रोडक्शन जो है, जब प्रोडक्शन हो रही होती है तो वहाँ पे जो लोग वहाँ पे जो है ड्यूरिंग दी प्रोडक्शन वहाँ पे फर्ज करें एक स्टिचिंग यूनिट है, वहाँ पे गारमेंट स्टिच हो रही है तो वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल के लोग होते हैं जो कि उसके अंदर के अंदर जो है वहाँ पे चेक कर रहे होते हैं कि प्रोडक्शन ठीक हो रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, यानी कि वो उसमें स्टिचिंग ठीक हो रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम, वो उसके अंदर मौजूद होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। जब उसमें कोई फॉल्ट आता है उसको वो फौरी रिमूव करते हैं। और क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं कि जब प्रोडक्शन हो जाती है उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस के लोग होते हैं जो कि वो उसको फिर सैंपल जो उनके पास होता है उसके साथ मिला के एट रैंडम चेक करते हैं कि हमारी प्रोडक्शन जो है वो एज पर जो स्टैंडर्ड है हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, तो इस तरह से जो है ये इसको कभी आप देखें जो एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है, जो हम गुड्स को बाहर यूके, कनाडा, अमेरिका में भिजवाते हैं, तो जब हमारी प्रोडक्शन जो है जब रेडी होती है तो उसके बाद उसे कहते हैं इंटरनल ऑडिटर। एक ऑडिटर होता है वो उस कंपनी का, जैसे अब देखें एमटीएम में जेसी पैनी का एक पाकिस्तानी है लेकिन वो उस जेसी पैनी कंपनी का जो है वो एम्प्लॉई है, तो वो आके प्रोडक्शन को चेक करता है, उसके पास सैंपल होता है। जब फॉर एग्जांपल के शिपमेंट रेडी होती है, पैकिंग हुई होती है, तो वो उसका नाम है वारस। तो वो वारस जो है मिस्टर जो है लाहौर से जो है वो आता है, वो उस फर्ज करने के 10,000 कॉटन पैक है, उसमें से एट रैंडम जो है वो 20-30 कॉटन निकाले, उस पर साइन करके कहता है इसका इन कॉटन को निकालें। वो निकालते हैं उसको, फिर वो अपने पास सैंपल होता है, सैंपल पे उसको चेक करता है, चेक करके उसके बाद जब तक वो साइन स्टैंप नहीं करता उस वक्त तक शिपमेंट नहीं जा सकती। ये इस तरह से जो है वो एट द एंड जो है उसको ऑडिट करके चेक करके फिर वो अपनी जो है शिपमेंट को भिजवाता है। वो डॉक्यूमेंट जो साथ भिजवाने होते हैं उसके ऊपर साइन स्टैंप करेगा, उस वक्त शिपमेंट जाएगी, अदरवाइज जो है वो उनकी शिपमेंट नहीं जा सकती। तो ये चीज आगे देखें जी। चलें नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब देखें ये जो है हमारा सबसे पहले है कि यूनिट प्रोडक्शन। अब यूनिट प्रोडक्शन के हवाले से क्या होता है, सिंगल, ये उस वक्त हम एप्लीकेबल होता है जब हमारी जो है सिंगल प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है, उसको हम कर रहे होते हैं, तो हमने जो है यूनिट लेवल पे कॉस्ट करना होता है। इसमें क्या है कि दीज ओवरहेड कॉस्ट आर प्योरली वेरिएबल एंड थ्योरेटिकल, कैन बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट रेटेड कॉस्ट बट यूजुअली आर अकाउंटेड फॉर इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड इंक्लूड इन ओवरहेड कॉस्ट। इसमें जो है हमने डायरेक्ट कॉस्ट की है, इसकी इनडायरेक्ट जो है ओवरहेड जो है फैक्ट्री ओवरहेड जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है सारी उसको भी शामिल करते हैं। इन इफेक्ट डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर फिट द डेफिनेशन ऑफ यूनिट लेवल कॉस्ट बट द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग रिक्वायर्ड असाइनिंग द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड ओवर यूनिट्स। अब देखें जो डायरेक्ट लेबर है, हमारी डायरेक्ट लेबर है और डायरेक्ट मटेरियल है, वो तो डायरेक्ट हम चार्ज, लेकर थोड़ा सा जो ओवरहेड होता है बाद उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है। आपको पता है कि जब फॉर एग्जांपल के जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वहाँ पे जो है जैसे हम कहते हैं उसके जो है वो वहाँ पे लाइटिंग के, एनर्जी के, वो जो एक्सपेंस है वो थोड़ा सा उसमें वेरिएशन आता है। अदरवाइज डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल को हम जो है वो डायरेक्ट चार्ज कर लेते हैं। ऑल द यूनिट्स ड्राइवर आर प्रोपोर्शनल टू द क्वांटम ऑफ आउटपुट विच आर ओनली वॉल्यूम related allocation based use in activity based costing. The power assumption consumption of the operating machines and the number of inspection for quality control are used as the activity driver
फॉर एलोकेशन ओवर यूनिट प्रोड्यूस। अब देखिए इसके अंदर जो है इंस्पेक्शन जो है ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, देखिए वर्ड आ गया ना, क्वालिटी कंट्रोल, जो द पावर ऑफ कंजम्पशन ऑफ ऑपरेटिंग मशीन्स एंड द नंबर ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो जब यूनिट प्रोडक्शन हो रही होती है तो क्वालिटी के लोग जो है, क्वालिटी कंट्रोल के लोग जो है वहाँ पे जो है ड्यूरिंग दी प्रोडक्शन जो है वो उसको मेक श्योर कर रहे होते हैं कि हमारी जो है क्वालिटी जो है एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर स्टैंडर्ड, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर के प्रोड्यूस हो रही है। तो ये जो है इसमें हमने बैच जो है यूनिट वाइज होता है। ये अक्सर जो है अभी देखें कि जो प्रोडक्ट जो है बड़ी होती हैं तो उसमें जो है वो ये सिंगल बैच वाइज जो है ना यूनिट वाइज होता है। जैसे देखें फॉर एग्जांपल कभी आपने देखा होगा कि ये जो बड़ी जो है वो बड़ी बसेस जो हैं जब ये बनती है तो इसमें यूनिट बेस लगाते हैं सारा ना, क्योंकि वो एक पे जो है अल्टीमेटली काफ़ी जो है एक्सपेंस होता है, तो वन बाय वन उसको प्रोड्यूस करते हैं तो उसको इजीली हैंडल किया जाता है कि यूनिट ड्राइवर उसका यूनिट लेवल में एक पे हमारी लेबर की कॉस्ट क्या है, मटेरियल की कॉस्ट क्या है। तो इसमें जो है वो ज़्यादा जो है ना जो बड़ी प्रोडक्ट होती है जिसको एक कंप्लीट होती है तो नेक्स्ट दूसरी उसको हम जो है वो यूनिट वाइज कॉस्ट जो है वो कॉस्टिंग कर लेते हैं, स्पेशली जो है जो बड़ी प्रोडक्ट होती है। अब देखें बैच लेवल, अब देखें बैच लेवल क्या होता है कि सम टाइम जो है वो द बैच लेवल कॉस्ट आर इनकर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बैचेस इनिशिएटेड फॉर द प्रोडक्शन रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स आर प्रोड्यूस इन द बैच। अब देखिए बैच कहते हैं ना ये बैच कभी आप अक्सर सुनते हैं कि ये जो है ये स्प्रिंग का ये 19 का बैच है, ये 20 का बैच है, तो उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि उसमें कंबाइन जितने भी हैं, जितने जिन लोगों के उसके जो है एडमिशन हुए हैं, उसमें ये नहीं होता कि उसमें जो है कितने यूनिट्स 15 या बैच वाइज टोटल जितने भी, मतलब हम कहते हैं बैच 20 के स्टूडेंट्स, तो वो जितने भी बैच 20 में उनका जिसका एडमिशन हुआ था उसकी हम बात कर रहे होते हैं। रिगार्डलेस ऑफ मैनी यूनिट्स आर प्रोड्यूस इन द बैच, कितने जस्ट ये हम बैच की बात। द बैच लेवल एक्टिविटीज एंड कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग एंड प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट मटेरियल आर ऑर्डर टू द वेंडर फॉर अ पर्टिकुलर बैच, यानी कि ये जस्ट जो है वो हमने बैच वाइज जो है बैच वाइज जो है इसको हमने ऑर्डर जो है प्लेस करना होता है। अच्छा, इसको हमने बैच वाइज जो है ऑर्डर को प्लेस करना होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है हमने उसको हम बैच वाइज इतने बैच में, इस बैच में हमने इतना, वो बैच वाइज हम उसकी जो है वो करेक्शन करते हैं। मटेरियल जो है ना वेंडर को हम जब देते हैं तो उसको देन द कॉस्ट ऑन द मटेरियल हैंडलिंग और ऑर्डरिंग, रिसीविंग, इंस्पेक्शन, स्टोरिंग, इशू ऑल द बैच लेवल कॉस्टिंग, यानी कि जब जस्ट लाइक हम ऑर्डर देते हैं तो उसमें आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, रिसीविंग है, इंस्पेक्शन है, स्टोरिंग है, इशूएंस है, तो ये सारा हमने बैच वाइज उसकी एंट्री डालते हैं कि इस बैच का, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन ही बैच वाइज होती है। बैच में भी जो है यूनिट्स 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 100, 200, 300, जो भी उस मशीन की कैपेसिटी है उस हिसाब से हमने बैच वाइज जो है वो कॉस्टिंग जो है वो करते हैं। ओके, ऑल सच कॉस्ट आर चार्ज टू द पर्टिकुलर बैच, यानी कि हमने उस खास जो बैच है जो उन्होंने नाम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी यूनिवर्सिटी लेवल पे कि ये 19, इसी तरह से उन्होंने बैच 1, 2, 3 ऐसे नाम रखे होते हैं, उसके हिसाब से हम उसको चार्ज करते हैं। सिमिलरली व्हेन द प्रोडक्शन सेटअप इज अरेंज्ड द एंटायर सेटअप कॉस्ट वुड बी प्रोप्रेटेड ओवर द प्रोडक्शन अचीव फ्रॉम द सेट सेटअप, तो उसमें हमने जो सेटअप उसके मुताबिक जो है उसको चार्ज करते हैं। बैच लेवल ड्राइवर्स आर मेजर ऑन द बेसिस ऑफ द बैच प्रोड्यूस एंड सोल्ड, यानी कि उसमें जो है बैच हमने बैच मीन जितनी भी बैच कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है उसको प्रोड्यूस किया और उसको जो है वो सोल्ड किया, वो सारी इसके अंदर आ जाता है। और उसमें जो है इसमें जो है वो सेटअप आवर्स, प्रोडक्शन ऑर्डर्स एंड वर्क ऑर्डर्स में बी यूज एज अ ड्राइवर फॉर कॉस्ट एलोकेशन। इसमें हमने सारी चीज़ें जो है सेटअप्स कितना है, सेटअप आज कितने प्रोडक्शन की है, कितने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, तो ये सारे जो है उसकी ड्राइवर्स हैं फॉर कॉस्ट एलोकेशन। ई सेटअप कॉस्ट वुड बी प्रोरेटेड ओवर द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ईच सेटअप रिगार्डलेस वेदर द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस इन अ सेटअप आर ग्रेटर आर ओवर, उसमें जो है को ज़्यादा है या कम है, तो अल्टीमेटली हमने इसको जो है वो प्रोडक्शन के हिसाब से जो है वो उसको अप्लाई करेंगे। आगे देखिए प्रोडक्ट लेवल कॉस्टिंग, इनकी इसमें क्या है, इसमें से भी भिन्न यूनिट हो गया, उसके बाद आगे प्रोडक्ट लेवल। अच्छा, आप देखें जी प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी कॉस्ट आर इनकर्ड टू सपोर्ट द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट डिजाइन एंड टेक्निकल फीचर्स, यानी कि प्रोडक्ट लेवल, यानी कि इसमें क्या प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी रिलेट टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, for instance designing a product, advertising a particular product, and a tool of machines needed to be manufacturing a specific product are the costs which are charged to the entire production of particular product. The product level drivers are the measures of activities
चलिए जी, कम टू द पॉइंट। ये हमारा जो है ना प्रोडक्ट कॉस्ट था, उसके बाद था कस्टमर लेवल कॉस्ट। क्या होती है कि इसमें हम जो है समटाइम ऐसा होता है कि स्पेसिफिक जो है ना, जब हम एक ही कस्टमर को डील कर रहे होते हैं कि कस्टमर लेवल एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड एंड रिलेटेड टू स्पेसिफिक कस्टमर विच इंक्लूड एक्टिविटीज सच एज एस्टैब्लिशमेंट रिलेशन विद पर्टिकुलर कस्टमर्स, सेल्स कॉल्स, कैटलॉग्स, मेलिंग, जनरल टेक्निक, टेक्निकल सपोर्ट एंड इंक्लूडिंग प्रोडक्ट ट्रेनिंग फॉर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस। इसमें देखिए कस्टमर लेवल कॉस्टिंग क्या होती है कि समटाइम ऐसे होता है कि एक फर्म जो है वो अगर किसी के चंद कस्टमर है ना, फॉर एग्जांपल 10, 5, 10, 15, 20 कस्टमर है, तो वो हर कस्टमर की इंडिविजुअल कॉस्टिंग भी कर लेते हैं। क्योंकि इसमें ये ऐसे होता है कि समटाइम ऐसे होता है जैसे बड़े बड़े जो है रेलवे के इंजन टाइप हैं, रेलवे के इंजन है, इस तरह से कोई एक्टिविटी है, या एरोप्लेन है, इस तरह से जब बड़ी बड़ी एक्टिव वो होता है, कम प्रोडक्ट होती है, नंबर ऑफ जो है उसकी यूनिट्स बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं, तो कस्टमर जैसे पाकिस्तान का जैसे अमेरिका जो है उसको कस्टमर लेवल कॉस्टिंग अक्सर वो करते हैं। बाज़ दफ़ा जो ऑर्डर प्लेस करते हैं इंडिया ने, पाकिस्तान ने, जो ऑर्डर कस्टमाइज कंट्री वाइज उनका कस्टमर है, तो उसको हर एक को इंडिविजुअल जो है वो इस तरह से भी कर लेते हैं। तो इसके लिए जो है हम कहते हैं कस्टमर लेवल कॉस्टिंग। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल कॉस्ट क्या होती है? सस्टेनेबल कॉस्ट होती है कि जस्ट लाइक जो है हमने जो है वो उनकी जो है वो डिफरेंट सस्टेनिंग कॉस्ट क्या होती है कि उसको सेंट्रली हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ फैक्ट्री स्पेस, रिपेयरिंग मेंटेनेंस फैक्ट्री, बिल्डिंग एंड प्लांट, क्लीनिंग ऑफ फैक्ट्री स्पेस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, रेंजिंग सिक्योरिटी मेजर, ये सारे जो है इसे हम कहते हैं सस्टेनिंग कॉस्ट। यानी कि जस्ट लाइक जो अदर एक्टिविटीज होती है मेन एक्टिविटी के अलावा, उसे हम कहते हैं सस्टेनिंग कॉस्ट जो है। और उसके बाद प्लांट लेवल कॉस्ट क्या है कि जब इसमें हम प्लांट के हिसाब से जो है द प्लांट लेवल एक्टिविटीज एंड कॉस्ट कंप्राइज ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ द बिल्डिंग एंड मशीनरी, रेंट, प्रॉपर्टी, टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड सिक्योरिटी, ऑल सच कॉस्ट आर एडेड इन द ओवरहेड्स। ये सारी जो है वो फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन आपको आइडिया है कि जब बिल्डिंग और मशीन जो है डेप्रिसिएटेड होती है, डेप्रिसिएशन होती है, आपको पता है कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा कि जैसे एक एसेट इंस्टॉल होता है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो है वो वर्थ कम होती रहती है। एक वक्त आता है कि वो जस्ट लाइक जो है स्क्रैप की उसकी वैल्यू जो है स्क्रैप के इक्वल हो जाती है। सच ऑल कॉस्ट आर एडेड इन द ओवरहेड्स कॉस्ट, दीज आर इनएविटेबल कॉस्ट ऑफ अ फैक्ट्री। ऑल floor space copied are the cost of machine and factory building are usually considered as sustainable drivers for allocation of plants level and activities। तो ये सारा जो है इसके अंदर जो है हम प्लांट लेवल जो है वो कॉस्ट को इसके अंदर शामिल करते हैं। अब देखें ना, इसमें जो है इसलिए करते हैं कि आपको पता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, आपको ये बताया है कि डायरेक्ट वो है जो लेबर या मटेरियल क्योंकि डायरेक्ट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इतने अमाउंट का मटेरियल, इतनी एक्सपेंस, इतना जो है वो प्रोडक्ट बनाने में हमें कंजम्पशन हुआ है, और उसके बाद लेबर को हमने इतना पे किया है। और इसके अलावा जो डायरेक्ट हम उसको मेजर नहीं कर सकते, उसको फिर हम ओवरहेड में डाल लेते हैं ना, यानी कि इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है उसको फिर हम ओवरहेड में डाल देते हैं, क्योंकि उनको जो है फिर हमने जो है नॉन डायरेक्ट लेबर के अंदर आता है, ना ही डायरेक्ट जो है वो मटेरियल के अंदर आता है, इसलिए फिर उसको जो है वो लेबर के अंदर उसको ओवरहेड के अंदर डाल लेते हैं। यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि ऐसे एक्सपेंस जिसको हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते कितना जो है हमने उसको बेयर किया है, तो उसको हम फिर इनडायरेक्ट में डाल देते हैं। ओके, अब ये चीज़ देखें जरा मजीद अंडरस्टैंडिंग होगी कि इसमें देखें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हवाले से देखें कि इसमें डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट मटेरियल है, डेप्रिसिएशन और फैक्ट्री। अब देखें ये डेप्रिसिएशन जो है फैक्ट्री और यूटिलिटीज एक्सपेंसेस, यूटिलिटीज जो है ये सारे जो है ना बिल्स होते हैं, जो आप जो है वापडा के यूटिलिटी बिल जो है बिल पे करते हैं, वासा के जो बिल्स वगैरह वो पे करते हैं, वो सारे इसके अंदर होते हैं। मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट, उसकी मेंटेनेंस रिपेयरिंग के हवाले से जो है ये सारी उसकी जो है वो क्या होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की जो है वो टोटल कॉस्ट है। अब जरा देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है कि जो उस डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, उसमें मैनेजर्स हैं, डिप्टी मैनेजर्स हैं, वो सारे उनकी सैलरी ऑफ एडमिन स्टाफ, उसकी सैलरी की मद में ये अमाउंट है। यूटिलिटी एक्सपेंस, उनका जो यूटिलिटी एक्सपेंस ये है। उसके अलावा डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, जो ऑफिस इक्विपमेंट है जो लगे उसको जो वो डेप्रिसिएशन जितनी उसकी हुई है वो ये है, और उसकी टोटल कॉस्ट आ गई किसकी, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की। आगे देखें मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है सैलरी ऑफ इनकी जो है सैलरी जितनी भी पे की है वो है। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, यानी कि मार्केटिंग के जो ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंसेस है, फ्यूल के है जो उन्होंने पे किया है, जाने के वो सारे एक्सपेंसेस है। उसके बाद है यूटिलिटी एक्सपेंसेस, जो उनके यूटिलिटी एक्सपेंसेस है वो है। उसके बाद टोटल कॉस्ट ये है, और टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट उसकी जो है ये शामिल होगी। तो इसलिए जो है
ये इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो हम जो 3 मद में हैं, एक जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की और मार्केटिंग डिपार्टमेंट की। इस तरह से जो है ये सारी उसके ये ज़रा देखें, एक्टिविटी कॉस्ट पूल जो है उसमें देखें प्रोडक्शन है, इस तरह से जो है मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है, प्रोडक्शन डिज़ाइन है, कस्टमर ऑर्डर्स है, कस्टमर रिलेशंस है, ऑर्डर साइज़ है, और उसके बाद जो है टोटल, यानी कि ये परसेंटेज एक उसी एक्टिविटी पोल है कि उसमें हमने इतनी दफ़ा जो है वो पोल के अंदर जो है वो इस तरह से जो है वो 10 पर ये सारी जो है ना इतने-इतने परसेंट जो है उसके अंदर जो है वो कॉस्ट जो है वो बेयर कर रही होती है, ये 100% टोटल जो है। ये जस्ट उसने एक डायग्राम बनाया हुआ है। आगे फिर उसकी ये एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स कॉस्ट ओवर एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स, वो ये देखें, वो तीनों जो है ना उसके हिसाब से जो है उतने डायरेक्ट लेबर इतनी है, डायरेक्ट मटेरियल है, ये सारा जो है ना इसका 1 बाय 1 डिस्कस किया है। ओवरहेड ऑर्डर्स क्या है और कस्टमर रिलेशन के लिए एक्सपेंस है, ये उन्होंने एक एक्टिविटी पहले से शीट प्लान, क्योंकि ये एक्सपेंस जब इनकर हो जाते हैं उसके बाद ये सारी डिटेल दी जाती है कि इतने हमारे जो है वो एक्सपेंसेस है, ये सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये रेट कंजम्पशन था। ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट है इनडायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट लेबर, आपको पता है लेबर, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल निकालने के बाद जो भी जो है उसे हम कहते हैं, ये हमारी इनडायरेक्ट जो है उसको फैक्ट्री ओवरहेड में डाल देते हैं।